हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में देख रहे थे और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है बच्चों, ठीक है। इस लेक्चर थर्ड के अंतर्गत हम लोग टीनिया सोलियम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो टीनिया सोलियम में हम लोग आज फर्टिलाइजेशन या इसकी लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। टीनिया सोलियम के फर्टिलाइजेशन या उसकी लाइफ साइकिल या रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक। चलो, तो हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग, फर्टिलाइजेशन या लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम। देखिए इसमें लिखा हुआ पहला पॉइंट, पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने यहाँ पर सारा का सारा डाटा कलेक्ट किया है, जिससे आप अपने एग्जाम में इजीली तरीके से लिख भी सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अपने एग्जाम में क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन भी यहाँ पर हम लोग आपका मजबूत कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर होते चलेंगे। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेट सुपर टेट उसमें जो बायो के क्वेश्चन आते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर जो जूलॉजी है आपका या बॉटनी है आपका, तो उसमें जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, मे बी पॉसिबिलिटीज जो होती हैं अधिकतर वो बीएससी से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हुए इन पॉइंट्स के अंदर आप सभी को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है, उनका आंसर आपको मिलता जाएगा। तो पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, टीनिया सोलियम एक हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म होता है। हर्माफ्रोडाइट कहने का मीनिंग क्या होता है बच्चों? हर्माफ्रोडाइट कहने का मीनिंग होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल व फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्रोग्लोटिड्स में पाए जाते हो या एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, यानी एक बॉडी है उसमें मेल भी करेक्टर शो हो रहा है और फीमेल भी गोनेट्स या करेक्टर पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बॉडी को हम लोग या ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात देखिए लिखा हुआ है, टीनिया सोलियम में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें एक ही स्ट्रोबिला के 2 मैच्योर प्रोग्लोटिड के बीच में होता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए इसको किसी दूसरे टीनिया सोलियम का रिक्वायरमेंट नहीं है ना। इसका बॉडी आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है, और इसमें क्या पाए जाते हैं, ये प्रोग्लोटिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये प्रोग्लोटिड एक दूसरे के सामने होते हैं, ये प्रोग्लोटिड एक दूसरे के सामने, मान लो ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट ये है ये है ये प्रोडक्ट, तो ये सारे के सारे प्रोग्लोटिड्स हैं एक दूसरे के सामने ही पाया जा रहा है, ठीक है, टीनिया सोलियम के। तो उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक प्रोग्लोटिड का स्पर्म दूसरे प्रोग्लोटिड में और दूसरे वाले का पहले वाले में चला जाता है। इसी तरीके से इधर ये एक्सचेंज हो जाता है, मतलब एक्सचेंज हो रहा है स्पर्म। स्पर्म एक प्रोग्लोटिड के अंदर जो बनने वो किसी दूसरे प्रोग्लोटिड में, उसी बॉडी के, उसी टीनिया सोलियम के किसी दूसरे प्रोग्लोटिड में जाकर के एग को फर्टिलाइज कर रहा है, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इनमें एक प्रोग्लोटिड के मेल स्पर्म रिप्रोडक्टिव पोर से रिलीज होकर दूसरे प्रोग्लोटिड के, समझ रहे हैं, इनमें एक प्रोग्लोटिड के मेल स्पर्म्स रिलीज होकर के दूसरे प्रोग्लोटिड के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के सेमाइनल वेसिकल या सेमाइनल रिसेप्टिकल्स में स्टोर्ड हो जाते हैं। सेमाइनल रिसेप्टिकल जहां पर रिसीव किया जाता है स्पर्म्स को, राइट, सेमाइनल रिसेप्टिकल में स्टोर्ड हो जाते हैं। तो देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनमें एक प्रोग्लोटिड के मेल स्पर्म्स रिप्रोडक्टिव पोर से रिलीज होकर दूसरे प्रोग्लोटिड के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के सेमाइनल रिसेप्टिकल्स में स्टोर्ड हो जाते हैं। अब यहां पर ये स्टोर्ड रहेगा, क्यों? क्योंकि अभी तक क्या है भाई साहब, एग मैच्योर नहीं हुए हैं, सिर्फ स्पर्म बना है, ओके। देखिए आगे लिखा हुआ, इस प्रोग्लोटिड के ओवरी वाले पार्ट में प्रोड्यूस होने वाले एग ओविडक्ट द्वारा फर्टिलाइजेशन डक्ट में पहुंचते हैं। ओविडक्ट द्वारा कहां आते हैं? फर्टिलाइजेशन डक्ट में आते हैं, नलिका में पहुंचते हैं, जिसके अंदर स्पर्म व एग के बीच में फ्यूजन द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है। अतः टीनिया सोलियम में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए पहला तो यहां पर क्या हुआ, क्रॉस हुआ,
देन उसके बाद क्या हुआ, इंटरनल, बॉडी के अंदर ही हो रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर ही एग और स्पर्म या प्रोग्लोटिड के अंदर ही एग या स्पर्म फर्टिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद प्रोड्यूस होने वाला जाइगोट अपने चारों ओर, ठीक है, एक कवरिंग का फॉर्मेशन करके, अपने चारों ओर एक कवरिंग का फॉर्मेशन करके कैप्सूल में चेंज हो जाता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो वहां पर फर्टिलाइज्ड एग होगा, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग होगा जो जाइगोट कहलाता है, और ये जाइगोट अपने चारों ओर एक कवरिंग का फॉर्मेशन करता है, और कवरिंग का फॉर्मेशन करने के बाद में कैप्सूल में चेंज हो जाता है, जो कहाँ स्टोर्ड रहता है, जो यूटरस में स्टोर्ड रहते हैं। कहाँ, यूटरस में स्टोर्ड रहते हैं, गर्भाशय में स्टोर्ड रहते हैं। नेक्स्ट, जाइगोट के डिवीजन द्वारा प्रोड्यूस होने वाला एम्ब्रियो अपनी नेक्स्ट स्टेज में चेंज होकर टीनिया सोलियम की लार्वल स्टेज में प्रोड्यूस हो जाता है। टीनिया सोलियम की किस स्टेज में प्रोड्यूस हो रहा है, लार्वल स्टेज में प्रोड्यूस हो जाता है। अर्थात टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल में डिफरेंट टाइप के लार्वल स्टेज प्रोड्यूस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आ रही है कि टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल में जो लार्वल स्टेज पाए जा रहे हैं ना सर, वो कौन कौन से हैं, ये तो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। तो जब बनता है तो फटाफट पढ़ लो, काहे परेशान हो रहे हो। तो पहला जो यहाँ पर लार्वा है वो है आंकोस्फेयर लार्वा, आंकोस्फेयर लार्वा। दूसरा है हेक्साकेंथ लार्वा, जिसको हम लोग आंकोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, और इसमें 6 हुक पाए जाते हैं, इसीलिए इसको 6 हुक्ड स्टेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड है सिस्टी सर्कस लार्वा, इसको हम लोग ब्लैडर वॉर्म के नाम से जानते हैं, ब्लैडर वॉर्म, सिस्टी सर्कस लार्वा या ब्लैडर वॉर्म, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे आंकोस्फेयर लार्वा। देखिए आंकोस्फेयर लार्वा एक्चुअल में ये एक फॉर्मेशन होता है छोटा सा जाइगोट के बाद में, लेकिन वो लार्वा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके कुछ अंदर चेंजेस होते हैं, कुछ हरकतें होती हैं स्पेशल टाइप की, इसलिए उसको आंकोस्फेयर लार्वा कहा गया। एक्चुअल में ये फॉर्मेशन ऑफ पार्ट है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, टीनिया सोलियम के यूट्रस में स्टोर्ड कैप्सूल में अब होलोब्लास्टिक व अनइक्वल क्लीवेज डिवीजन होने से, समझिए होलोब्लास्टिक और अनइक्वल बराबर नहीं होगा, ठीक है, क्लीवेज डिवीजन होने से यह लार्ज मेगामियर व स्मॉलर, यह लार्जर मेगामियर व स्मॉलर एम्ब्रियोनिक सेल्स में चेंज हो जाता है, एम्ब्रियोनिक सेल में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो मेगामियर्स होंगे ये फर्दर डिवीजन करके, मेगामियर्स फर्दर डिवीजन करके बहुत सारे सिमिलर मेगामियर्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये मेगामियर्स क्या होते हैं, फर्दर डिवीजन करके बहुत सारे सिमिलर मेगामियर्स में क्या होता है, चेंज हो जाते हैं, तथा स्मॉलर एम्ब्रियोनिक सेल्स तेजी से डिवाइड होकर 2 प्रकार की एम्ब्रियोनिक सेल्स में चेंज हो जाती है। बात समझिए, आंकोस्फेयर फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, इसमें टीनिया सोलियम के यूट्रस में स्टोर्ड कैप्सूल में, जो स्टोर्ड कैप्सूल इन द सेंस, अरे यार जाइगोट पाया जा रहा है ना, तो जाइगोट के अंदर होलोब्लास्टिक व अनइक्वल डिवीजन होगा, और ये डिवीजन कैसा होगा, क्लीवेज डिवीजन होगा, ठीक है। इसके होने से ये 2 प्रकार की सेल्स में चेंज हो जाता है, एक तो लार्जर मेगामियर सेल्स होती हैं, दूसरा स्मॉलर एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं। जो मेगामियर सेल्स होती हैं फर्दर डिवीजन करके सिमिलर मेगामियर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं बहुत सारे, ठीक है, और स्मॉलर जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं ये बहुत सारा डिवीजन करके, तेजी से डिवीजन करके 2 प्रकार की एम्ब्रियोनिक सेल्स में चेंज हो जाते हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की एम्ब्रियोनिक सेल्स में बच्चों चेंज हो जाते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है, इसमें लार्जर सेल्स मीजोमियर व स्मॉलर सेल्स माइक्रोमियर सेल कहलाती है। अब यहां पर जो 2 प्रकार की सेल्स बनी है ना एम्ब्रियोनिक सेल्स, इसमें भी 2 प्रकार की सेल्स, एक लार्जर मीजोमियर होगी और दूसरा स्मॉलर माइक्रोमियर सेल कहलाती है, ठीक है। इस प्रकार
एक जाइगोट में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। इस प्रकार एक जाइगोट में 3 प्रकार की सेल्स जो पाई जाती हैं। एक होता है स्मॉल माइक्रोमियर सेल, आपको पता है स्मॉलर माइक्रोमियर सेल्स, दूसरी मीडियम मीजोमियर सेल्स, और तीसरी कौन सी है, लार्जर मेगामियर सेल्स। ठीक है, स्मॉलर सबसे छोटी, मीडियम उससे बड़ी, ठीक है, और लार्जर उससे बड़ी। तो लार्जर मेगामियर सेल्स, मीडियम मीजोमियर सेल्स और स्मॉलर माइक्रोमियर सेल्स। देखिए माइक्रोमियर्स क्या कहता है, माइक्रोमियर्स कहता है कि माइक्रोमियर्स एक राउंडेड स्ट्रक्चर के फॉर्म में मारुला बनाता है। ठीक है, मारुला के चारों ओर मीडियम मीजोमियर्स की कवरिंग और उसके बाहर चारों ओर मेगामियर्स की कवरिंग पाई जाती है। तो माइक्रोमियर, जैसे मान लीजिए माइक्रोमियर सेल्स हैं, इन माइक्रोमियर सेल्स के चारों ओर मीजोमियर सेल्स और मीजोमियर सेल्स के चारों ओर मेगामियर सेल्स इस तरीके से अरेंज रहती हैं। सपोज दैट इस तरीके से अरेंज रहती हैं। तो ये वाला क्या है, मेगा हो गया है, ठीक है, ये मीडियम हो गया है और ये माइक्रो हो गया है। ठीक है, बनाती या कवरिंग पाई जाती है। अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, यह कंप्लीट स्ट्रक्चर आंखोस्फेयर कहलाता है। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है ना, इसी को आंखोस्फेयर कहते हैं। एक्चुअल में ये लार्वा के जैसा दिखता है, लार्वा होता नहीं है। ठीक है, कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मारुला के पोस्टीरियर एंड पर 3 जोड़ी काइटिनस हुक डेवलप होते हैं। आप समझिए ये पॉइंट मैंने अलग कलर से यहां पर बनाया था और अलग से हाईलाइट कर दे रहा हूं कि मारुला के पोस्टीरियर एंड पर, पिछले सिरे पर 3 जोड़ी काइटिनस हुक डेवलप होते हैं जो आंकोब्लास्ट नामक डिफरेंशिएटेड सेल्स के द्वारा सेक्रीट होते हैं। जो आंकोब्लास्ट नामक डिफरेंशिएटेड सेल्स के द्वारा सेक्रीट होते हैं या स्रावित होते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है 6 हुक्ड स्ट्रक्चर वाले इस एम्ब्रियो को हेक्साकैंथ लार्वा कहते हैं। ये जो 6 हुक संरचना वाली जो 6 हुक्ड स्ट्रक्चर पाए जा रही है ना, इस 6 हुक्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्साकैंथ लार्वा कहते हैं। देखिए लिखा हुआ जितने समय में आंखोस्फेयर बनकर तैयार होते हैं उसी बीच प्रोग्लॉटिड मैच्योर हो जाते हैं। तो आंखोस्फेयर का जो टाइम पीरियड लगा है प्रिपेयर होने में या उसको डेवलप होने में, उतने ही टाइम में क्या होता है कि जो प्रोग्लॉटिड होता है जिसके अंदर ये बन रहे होते हैं, आपको पता है ना टेनिया सोलियम का जो बॉडी होता है वो खंड युक्त होता है इस तरीके से, इनको प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। मैंने बताया ना प्रीवियस लेक्चर में, पढ़िए इजीली तरीके से, बहुत आसानी भाषा में मैंने वहां पर समझाया। ठीक है, तो ये जो प्रोग्लॉटिड होते हैं जितने समय में आंखोस्फेयर बनता है उतने समय में क्या होता है, ये प्रोग्लॉटिड भी मैच्योर हो जाता है और साइज में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, साइज में क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। आगे देखिए लिखा हुआ इसके यूट्रस के ईच साइड में, दोनों तरफ 7 से 13 लेटरल ब्रांचेस बन जाती हैं और इनमें 30,000 से लेकर के 40,000 तक आंखोस्फेयर भरे रहते हैं। ओ माय गॉड, अब देखिए 200 से लेकर के 300 प्रोग्लॉटिड पाए जा रहे थे, कहीं कहीं 600-700 भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा, बहुत सारे प्रोग्लॉटिड। और इन 200 प्रोग्लॉटिड्स में मान के चलो, ये मैंने मैच्योर प्रोग्लॉटिड की बात कर रहा हूँ बच्चों, मैच्योर प्रोग्लॉटिड की 200 से 300। ठीक है, और इनके अंदर क्या है, 30,000 से लेकर के 40,000 तक क्या पाए जा रहे हैं, आंखोस्फेयर लार्वा पाए जा रहे हैं। माय गॉड, अब समझिए क्या होगा अगर एक पर्सन के अंदर एक प्रोग्लॉटिड चला जाए। सोचो सपोज 30,000 से 40,000 टीनिया सोलियम उसके हाथ में, तो जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा सर। फिलहाल आंखोस्फेयर नहीं जाता है, आंखोस्फेयर जाता है पिग के पास। पिग के पास कैसे जाएगा, एक्चुअल में पिग ही जाता है आंखोस्फेयर के पास। देखते हैं, यहाँ पर एक हेडिंग पड़ी हुई है इन्फेक्शन टू सेकेंडरी होस्ट। तो सेकेंडरी होस्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है इसको समझना है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट, टीनिया सोलियम की प्राइमरी होस्ट मैन की एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट टीनिया सोलियम से अलग होने वाले ओल्ड या ग्रेवाइड्स प्रोग्लॉटिड, ओल्ड या ग्रेवाइड प्रोग्लॉटिड बॉडी के बाहर स्टूल या फीसल मैटर के
द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। बॉडी के बाहर स्टूल या फीसल मैटर के द्वारा निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, कहाँ निकाल दिए जा रहे हैं? बॉडी के बाहर। अब जैसे बॉडी के बाहर निकलेगा तो क्या होगा? देखो लिखा हुआ है, ग्रेवाइड प्रोग्लॉटिड में पाए जाने वाले आंखोस्फेयर लार्वा फीसल मैटर के द्वारा रिलीज हो जाते हैं, जहां सेकेंडरी होस्ट पीआईजी, पीआईजी मीन्स पिग, सुअर, सुगर नहीं सुअर, ठीक है, ये काप्रोफेगस एनिमल होता है। काप्रोफेगस कहने का मीनिंग क्या होता है? जो स्टूल को ईट करते हैं, ठीक है, गंदगी को खाते हैं, उनको काप्रोफेगस एनिमल कहते हैं। ठीक है, मल खाने वाले जंतु, ये मल खाने वाले जंतु होते हैं। ठीक है, पिग द्वारा खाए जाने पर, ईट करने पर यह लार्वा इसके एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा बॉडी में एंटर कर जाता है। तो आंकोस्फेयर लार्वा को कहां जाना चाहिए? आंकोस्फेयर लार्वा को पीआईजी बॉडी के अंदर ही जाना चाहिए या कैटल के बॉडी में जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट आपके बॉडी में चला गया तो बवाल हो जाता है भैया, बवाल। तो एक अलग प्रकार की डिजीज होती है। ठीक, और ये ब्रेन में जाकर के इसका एग चले जाते हैं, वहां कीड़े के फॉर्म में या स्टोर्ड रहता है। ब्रेन में कोई भी चली जाए चीज वो दिक्कत करती है, आगे बताऊंगा। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, यह लार्वा पिग की इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को भेद कर, यह लार्वा पिग की इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को भेद कर, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को भेद कर उसको रिलीज कर गया, उससे पास आउट होकर ब्लड वेसल्स में पहुंच जाते हैं, जिनके द्वारा यह लार्वा अब इसकी इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है, अनैच्छिक पेशियों में पहुंच जाते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स में पहुंच जाते हैं, अनैच्छिक पेशियों में पहुंच जाते हैं। अब क्या होगा? अब यह आंखोस्फेयर लार्वा सिस्टी सर्कस लार्वा यानी ब्लैडर वॉर्म में डेवलप हो जाते हैं, जिस पर सिस्ट की कवरिंग पाई जाती है। और ब्लैडर वॉर्म अगर आप देखेंगे ना तो ब्लैडर वॉर्म बिल्कुल एकदम वॉर्म की तरीके से आपको दिखाई पड़ता है ये। और ये वॉर्म कहां पाया जाता है? पिग की इनवॉलंटरी मसल्स में। ठीक है, पिग की और पिग को जो ईट करते हैं, खाते हैं, अगर मान लो उन्होंने इन्फेक्टेड पिग को खाया तो उसके अंदर कौन गया? उसके अंदर गया सिस्टी सर्कस लार्वा, एकदम कीड़े की तरीके से दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे देखो भाई, हम देखते हैं अब सिस्टी सर्कस लार्वा के बारे में या ब्लैडर वॉर्म के बारे में। सिस्टी सर्कस लार्वा या ब्लैडर वॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। ठीक है, इस पे शॉर्ट नोट आता है, एक्चुअल में पूछना है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, पूछा जाता है। चलो देखिए, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, टीनिया सोलियम का एम्ब्रियो स्टार्टिंग में हेक्साकैंथ लार्वा के फॉर्म में होता है। तो टीनिया सोलियम का जो एम्ब्रियो होता है वो शुरुआती दौर में हेक्साकैंथ लार्वा के रूप में होता है, जो बाद में आंकोस्फेयर लार्वा में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हेक्साकैंथ लार्वा चेंज इनटू आंकोस्फेयर लार्वा। ठीक है, सेकेंडरी होस्ट पिग में टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन आंखोस्फेयर लार्वा द्वारा स्टार्ट होता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि जो आंखोस्फेयर लार्वा है, ये आंखोस्फेयर लार्वा सेकेंडरी होस्ट के अंदर यानी पिग के अंदर ये इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, सेकेंडरी होस्ट के बॉडी में इंटर करके आंखोस्फेयर साइज में ग्रोथ करता है तथा अपने मिडल पार्ट में एक कैविटी को प्रोड्यूस करता है, जिसे ब्लैडर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चा? ब्लैडर कहते हैं। यह कंप्लीट स्ट्रक्चर टीनिया सोलियम की लास्ट स्टेज होती है, जिसे सिस्टी सर्कस या ब्लैडर वॉर्म कहते हैं। और इस ब्लैडर वॉर्म या सिस्टी सर्कस लार्वा द्वारा प्राइमरी होस्ट में क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। तो सेकेंडरी होस्ट में आंखोस्फेयर लार्वा द्वारा क्या होता है? इन्फेक्शन होता है, और प्राइमरी होस्ट में ब्लैडर वॉर्म द्वारा होता है। इस बात को याद रखिएगा, सिस्टी सर्कस द्वारा होता है। प्राइमरी होस्ट कौन है? ह्यूमन। देखिए लिखा, प्रत्येक सिस्टी सर्कस लार्वा में कैविटी के चारों ओर
लार्वा की कैविटी के चारों ओर एक थिक वॉल अरेंज होती है तथा एक स्मॉल साइज का स्कोलेक्स भी ऐड रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, आंखोस्फेयर लार्वा द्वारा सेकेंडरी होस्ट में इंफेक्शन के 10 हफ्ते के अंदर, 10 वीक्स के अंदर, यानी 2 से 2.5 महीने के बाद, है ना, 4 महीने का 1 हफ्ता होता है ना, सॉरी 4 हफ्तों का 1 महीना होता है ना, तो करीबन 10 हफ्ते कहने का मतलब हो गया कि 2.5 महीने के आसपास, 2.5 महीने के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा और 2.5 महीने में ये आपके अंदर कांड कर देगा के अंदर सिस्टिक सर्कस लार्वा कंप्लीट फॉर्म में होता है। ठीक है, कंप्लीट फॉर्म में हो जाता है। अब देखिए क्या होगा, सेकेंडरी होस्ट पिग की बॉडी में यह लार्वा 5 से 6 साल तक इनएक्टिव स्टेज में रहता है। ओहो, इसने तो ठान के ही माना है कि ये आपको इन्फेक्शन करेगा अगर आप पीआईजी खाते हैं तो। और जो पीआईजी नहीं खाते हैं, ठीक है, और उनको भी टीनियासिस, मतलब उनको टीनियासिस तो नहीं होता है, एक नेक्स्ट लेवल की डिजीज होती है जिसको हम लोग सिस्टिसर्कोसिस कहते हैं, वो डायरेक्ट इसके एग को या आंखोस्फेयर को खा लेने से होता है, आंखोस्फेयर के बॉडी के अंदर पहुंच जाने से होता है। ठीक है, सिस्टिसर्कोसिस। और टीनियासिस जो है वो टीनिया सोलियम, वो किससे होगा, ये आपका पिग खाने से ही होगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ सेकेंडरी होस्ट पिग की बॉडी में यह लार्वा 5 से 6 साल तक, 5 से 6 साल तक इनएक्टिव स्टेज में रहता है। लेकिन सेकेंडरी होस्ट से प्राइमरी होस्ट ह्यूमन की बॉडी में पहुंचने पर सिस्टिक सर्कस लार्वा एडल्ट टीनिया सोलियम में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, टीनिया सोलियम के सिस्टिक सर्कस लार्वा द्वारा किसी पिग का मीट खाने पर सिस्टिक सर्कस लार्वा ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचकर इंफेक्शन को फैलाता है। ठीक है, अतः ह्यूमन में टीनिया सोलियम का इंफेक्शन सिस्टिक सर्कस लार्वा द्वारा होता है। अब आपसे 2 क्वेश्चन यहां पर पुटअप हो सकता है। एक तो ये कि प्राइमरी होस्ट कौन है इसका। ठीक है, तो प्राइमरी होस्ट इसका है ह्यूमन, जो मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सेकेंडरी होस्ट कौन है, तो सेकेंडरी होस्ट आपका हो गया पिग। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, वो स्पीसीज अलग है। ठीक है, पिग है। अब बात आती है कि प्राइमरी होस्ट में किसके द्वारा टीनिया सोलियम का इंफेक्शन होता है, तो आप कहेंगे सिस्टिक सर्कस लार्वा द्वारा। ठीक है, और वहीं पर सेकेंडरी होस्ट में तो आंखोस्फेयर लार्वा द्वारा, आंखोस्फेयर लार्वा द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछता है प्राइमरी होस्ट में किस लार्वा के द्वारा जो है ना इन्फेक्शन होता है, तो सिस्टिक सर्कस लार्वा। सेकेंडरी होस्ट में आंखोस्फेयर लार्वा। तो यहां पर ये देखिए ब्लैडर वर्म या सिस्टिक सर्कस लार्वा बना हुआ, ये कैप्सूल के अंदर है। ठीक है, कैप्सूल के अंदर है, इसका ये नेक वाला रीजन है, देखिए बाहर निकाल के बना हुआ है, ये नेक वाला रीजन है इसका। ठीक है, ये स्कोलेक्स है, ये नेक है, ये ब्लैडर है, और यही ब्लैडर डिवाइड कर करके प्रोग्लॉटिड में चेंज होते जाते हैं। अब कुछ खास बातें आगे चलने वाली हैं, देखो क्या, समझो, यहां से आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। यदि ह्यूमन ने मैसली पॉर्क, मिजली पॉर्क मींस इन्फेक्टेड पॉर्क मीट, यानी सुअर का इन्फेक्टेड मीट, या मिजली पॉर्क मतलब कच्चा मांस। ठीक है, मिजली पॉर्क या इन्फेक्टेड पॉर्क मीट, या रॉ मटेरियल, या रॉ मीट, या हाफ कुक्ड मीट, कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो पीआईजी के मीट को, या जहां जहां खाना बनता है तो वो आधा पका, अधपका खाना जिसको कहते हैं, आधा पकता है खाना। ठीक है, हाफ कुक्ड होता है मीट, उनसे ये डेफिनेटली क्या होगा, डैम श्योर उसके अंदर इन्फेक्शन होना है ह्यूमन में। तो यदि ह्यूमन ने मैसली पॉर्क यानी इन्फेक्टेड पॉर्क मीट, रॉ मीट या हाफ कुक्ड मीट खाता है तो इसमें टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन हो जाता है, सीधी बात है। अब कुछ खास बात, जैसे ही सिस्टिक सर्कस लार्वा ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, तब यह अपनी स्कोलेक्स व हुक की सहायता से इस इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में यह एडल्ट टैप वॉर्म या टीनिया सोलियम में चेंज हो जाता है, जो कि ह्यूमन में इसके द्वारा टीनियासिस डिजीज
प्रोड्यूस कर देता है या टीनियासिस डिजीज हो जाती है। अब एक बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, क्या कि टीनिया सोलियम से सिस्टी सर्कस या सिस्टी सर्कोसिस डिजीज भी हो सकती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टी सर्कोसिस डिजीज? ये एक ऐसी डिजीज है कि अगर आप पीआईजी का मीट नहीं खाएं तो भी आपको हो सकता है। टीनियासिस कहने का मतलब होता है टीनिया सोलियम का बॉडी के अंदर डेवलप होना, समझ रहे बच्चों। लेकिन सिस्टी सर्कोसिस कहने का मीनिंग क्या हुआ? सिस्टी सर्कोसिस कहने का मीनिंग हो गया कि टीनिया सोलियम की ही स्पीसीज या टीनिया सोलियम के ही एग आपके बॉडी में इंटर कर जाए। अब आप कहेंगे सर टीनिया सोलियम का एग हमारे बॉडी में कैसे इंटर करता है भाई? तो हम आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देते हैं, बेसिक नॉलेज देते हैं। आज हमारा पूरा भारत स्वच्छता के ऊपर बहुत ध्यान देता है और मोदी जी ने गांव गांव में क्या किया है, शौचालय बनवाने का कार्य किया है। इवन इससे पहले भी सरकारें कार्य कर रही थी, अब भी सरकारें कार्य कर रही हैं, आने वाले सरकारें भी काम करती रहेंगी, ठीक है। लेकिन विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में ये कार्य ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान ये जो चल रहा है, इसमें क्या हम देख रहे हैं कि शौचालय ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का जो बंदा होता है वो खुले में जाना पसंद करता है, क्योंकि उसको वहीं होती है, ऐसा कहते हैं वो लोग। मतलब वॉशरूम लेटरिन में नहीं जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? वो बाहर जाएंगे खेतों में। और खेतों में यदि कोई बंदा जा रहा है और मान लो कोई एक ऐसा बंदा है, मान लो सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ऐसा एक दोस्त है जो गांव में रहता है, ठीक है, और इस बंदे को है टीनियासिस, ठीक है, इसके अंदर टीनिया सोलियम है और वो टीनिया सोलियम मैच्योर हो गए, ठीक है, और अंकोस्फेयर लार्वा बन चुका है। अंकोस्फेयर लार्वा प्रोड्यूस हो चुका है। ये बंदा खुले मैदान में जाएगा जहां पर बढ़िया सी फसल है, खेती है, और यहां इन खेतों में क्या लगा हुआ है? इन खेतों में लगे हुए खीरे, ओ माय गॉड, या मूली, कुछ भी, या साग, पालक, है ना, कुछ भी मान लो यहां पर लगे हुए। ये बंदा गया किनारे पे और किनारे पे जाकर के वहां पर अपने स्टूल को एक्सक्रीट कर दिया, और इस बंदे के अंदर क्या था? टीनियासिस था, टीनिया सोलियम था। वो टीनिया सोलियम का अंकोस्फेयर लार्वा प्रोग्लॉटिड से या ग्रेवाइड प्रोग्लॉटिड से बाहर आ जाता है। यह अंकोस्फेयर यहां पर है। और मुद्दत की बात यह कि बादल भी बड़े अच्छे हैं, पानी बरस गया, पानी बरसा तो ये जो स्टूल यहां पर एक्सक्रीट किया था इस बंदे ने, अलग से बनाते हैं आपको अच्छा से दिखाई पड़ेगा, पीला स्टूल भी बन गया और स्टूल यहां पर जो एक्सक्रीट किया इसने, अब पानी बरस रहा है। पानी बरसने से क्या होगा? ये स्टूल पानी में डिसॉल्व हो जाएगा और खेत में पानी भर गया है, खेत में पानी भर गया, हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा फसल होगा, पानी बरस गया भाई। लेकिन सपोज दैट उसके नेक्स्ट डे कोई शहरी बाबू आते हैं जिनको कल्चर से बहुत अच्छा लगता है, ग्रामीण क्षेत्र बहुत अच्छे लगते हैं हमारे जैसे, और वो जाते हैं खेतों में और अरे वाह क्या मूली है, क्या गाजर है, क्या खीरे हैं, और यहाँ पर जो अंकोस्फेयर लार्वा है या अंकोस्फेयर एग है, ये जाइगोट है, ये क्या करेगा? इनके ऊपर माइक्रो होते हैं तो दिखाई पड़ते नहीं, हर किसी फली में लग गए। और ये भाई साहब जो यहाँ पर शहरी बाबू आए, ये बिना कोई चिंता किए, बिना कुछ समझे, या वहीं ग्रामीण क्षेत्र के जो बंदे वो वहां पर गए बिना कोई देखे, ट्यूबवेल भी पास में नहीं है, नल भी नहीं है, जिससे ये कोई भी अगर यहाँ से फल तोड़ते हैं और इसको खाने जाते हैं, ठीक है, धुल के खाते हैं, बिना धुले ये खा लेते हैं। बिना धुले अगर ये खाएंगे तो क्या होगा? अंकोस्फेयर लार्वा जाना चाहिए था पीआईजी साहब के अंदर और पीआईजी से इनके अंदर, लेकिन पीआईजी में ना जाकर के डायरेक्ट इनके अंदर चले गए। तो जब डायरेक्ट इसके अंदर जाएगा तो टीनिया सोलियम नहीं बनेगा, टीनिया सोलियम नहीं बनेगा। एक्चुअल में क्या होगा? अंकोस्फेयर लार्वा सिस्टी सर्कस बनाएगा, और सिस्टी सर्कस बनेगा जाकर के कहां पर? इनवॉलंटरी मसल्स में। तो इनवॉलंटरी मसल्स कहां पाई जा रही है? इसमें इनवॉलंटरी मसल्स हमारे पूरे बॉडी में पाई जा रही है, इसके अलावा हमारी ब्रेन में। और ब्रेन में जो है ना भाई साहब, ये सिस्टी सर्कस लार्वा जाकर के बैठ जाता है और फिर दिक्कत करता है। और फिर क्या होता है? हमारी आई ब्लिंक करने लगती हैं,
या एक बच्चे के अंदर ये हो जाता है, अधिकतर बच्चे मिट्टी खाते हैं, है ना, डायरेक्ट मिट्टी के माध्यम से भी जा सकता है। आप धुल करके कोई चीज़ नहीं खा रहे हैं, खेत से कोई चीज़ लाए हैं, ठेले पर से कोई चीज़ खरीदी, आपने उसे नहीं धुला, खा लिया डायरेक्ट ऐसे ही, तो आपको ये सिस्टिक हो सकता है। अभी समझ में आया? नेक्स्ट वन, इस डिजीज में ह्यूमन के द्वारा, देखो लिखा हुआ, इस डिजीज में ह्यूमन के द्वारा कंटेमिनेटेड फूड या वाटर का सेवन करने से, यानी कि बिना धुले या गंदे भोजन का या गंदे पानी का पीने से या सेवन करने से आंखोस्फेयर लार्वा डायरेक्ट ह्यूमन की बॉडी में चले जाते हैं, जो कि हैचिंग द्वारा इंटेस्टाइन को भेद कर ब्रेन व आई में पहुंचकर डेवलप कर जाते हैं। ओ माय गॉड, अभी समझ सकते हो कि इस बंदे की क्या हालत होने वाली है। यह टीनियासिस से भी ज्यादा डेंजरस डिजीज होती है। इसका इलाज है, बट इसका बहुत लंबा कोर्स चलता है, करीबन 6 से 7 साल तक लगातार आपको यहाँ पर जो है ना मेडिसिन या मेडिकेशंस लेने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर बीच में छूटते भी हैं तो टीबी वाला ही बिल्कुल मामला है। ये बंदा या ये जो आंखोस्फेयर लार्वा है, सिस्टिक सर्कस लार्वा है, ये और ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में आपको कराना पड़ता है और सिटी स्कैन बार बार कराना पड़ता है जब जब मेडिसिन लेने जाते हैं। एक साल में 3 से 4 साल का कोर्स होता है पूरा कंप्लीट। अब कुछ हम सिम्टम्स देख लेते हैं इसके भाई, है ना, फिर हम लोग उसका डायग्राम देखेंगे। तो सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? किसी बंदे के अंदर टीनियासिस हो रहा है तो आप कैसे पता करेंगे कि उसके अंदर टीनियासिस है? तो हम क्या देखेंगे कि इसके इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड पर्सन का हर समय जी घबराता रहता है, इसे नोजिया का प्रॉब्लम रहता है, मतलब बार बार थूकेगा, ठीक है, जी मिचलाएगा। जी मिचलाने का मतलब होता है ऐसा लगेगा आपको पलटी होने वाला है, बट होता नहीं है। वॉमिटिंग करने वाले होते हैं बट करते नहीं, ठीक है, नोजिया का प्रॉब्लम होता है। हर समय पेट दर्द, उदरीय पीड़ा इसको कहते हैं, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, हर समय एब्डोमिनल पेन, समय समय पर ऐसा मरोड़ सा होता रहेगा, पेन सा होगा, मीठा मीठा सा। बेटा मुझे नहीं हुआ लेकिन हम बता रहे हैं आपको ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, खून की कमी होने लगती है। अब भाई एनीमिया भी हो जाता है। अब जब आप समझिए नौसिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, तो आप खाएंगे थोड़ी ना कुछ, या पेट दर्द होता है तब भी आप फटाफट ठूंसते चले जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। पेट दर्द हो रहा तो नहीं खाते हैं, हमारा पेट दर्द हम नहीं खाएंगे, हमारा जी में चला रहा हम कुछ नहीं खाएंगे, कारण टीनिया सोलियम हो सकता है, और भी कुछ रीजन हो सकते हैं, जरूरी टीनिया सोलियम हो। एस्केरियासिस भी डिजीज एक होती है, एस्केरिस हो सकता है। नेमेटोहेलमिन्थिस का प्राणी है, प्राणी इन द सेंस ऑर्गेनिज्म है उसका। भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, आप अपनी भूख खो देते हैं, भोजन सही से पचता नहीं है, इनडाइजेशन हो जाता है। तो बहुत सारे यहाँ पर सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका लाइफ साइकिल। ओके, चलो नंबर 1, पहला पॉइंट, ये क्या है? ये है आपका, मैं थोड़ा हाइलाइटर लेता हूं यहाँ पे अच्छे से, हाँ, ये है आपका एग, ठीक है, ये क्या है? एग और ग्रेवाइड प्रोग्लॉटिड इन फीसल एंड पास इनटू एनवायरमेंट। जो फिशेज है या जो यहाँ पर स्टूल है, ऐसे समझिए, उसको यहाँ पर क्या किया गया है, बाहर की ओर रिलीज कर दिया गया है, किसके द्वारा? ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा, और ये फर्टिलाइज्ड है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये एग से लोडेड ग्रेवाइड प्रोग्लॉटिड है, एग से लोडेड ग्रेवाइड यानी पुराना प्रोग्लॉटिड है, जो कि हमारे स्टूल के माध्यम से बॉडी के बाहर निकाल दिया गया, ठीक। अब देखिए क्या होगा कि इस स्टूल को, ये जो स्टूल है, इस स्टूल को हमारे पीआईजी साहब आएंगे और इसमें ग्रेवाइड है वो खा लेते हैं। ये पीआईजी साहब है, ये इसको खा जाएंगे। तो लिखा हुआ है एम्ब्रियोनेटेड एग, तो जो एम्ब्रियोनेटेड एग है सेकेंड स्टेप में, एम्ब्रियोनेटेड एग एंड या ग्रेवाइड प्रोग्लॉटिड इंजेस्टेड बाय नॉर्मल इंटरमीडिएट होस्ट। ये इंटरमीडिएट है, बीच का होस्ट है, ह्यूमन में पहुंचने से पहले, या सेकेंडरी होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट या सेकेंडरी होस्ट, स्वाइन को पिग भी कहते हैं। थर्ड स्टेप क्या होगा कि इसके अंदर ये जो एम्ब्रियोनेटेड एग होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो ऑन्कोस्फेयर लार्वा होता है, जैसे पहुंचेगा इसकी इंटेस्टाइन को भेद करके ब्लड वेसल्स के माध्यम से इनवॉलंटरी मसल्स में जाकर के वहां ग्रो कर जाएगा, और ग्रो करने के बाद में
ये आंखोस्फेयर, देखिए लिखा हुआ आंखोस्फेयर हैच, ठीक है, टूटेगा। और क्या लिखा हुआ है, पेनिट्रेटेड इंटेस्टाइनल वॉल एंड सर्कुलेट द मसल्स, ठीक है, ये मसल्स में सर्कुलेट कर जाता है आंखोस्फेयर लार्वा। और ये आंखोस्फेयर लार्वा यहां पर क्या करेगा, एंड आंखोस्फेयर लार्वा डेवलप्ड इनटू सिस्टीसर्कस लार्वा। सिस्टीसर्कस लार्वा में यहां पर आप देखें डेवलप हो गया इस तरीके से, ये वाला पोर्शन जो यहां पर स्पेशली पाया जा रहा है, ये वाला, दैट इज सिस्टीसर्कस लार्वा। अब जैसे ही ह्यूमन इस पिग को खाता है, तो देखिए लिखा हुआ है ह्यूमन एक्वायर इंटेस्टाइनल टैपवर्म, ठीक है, इन्फेक्शन वाया कंसेप्शंस ऑफ सिस्टीसर्कस इन मीट, ठीक है। यहां पर क्या होगा कि ये ह्यूमन ऐसे इन्फेक्टेड पिग के मीट को खा लेता है, और खाने के बाद में जैसे ये आंखोस्फेयर लार्वा यहां पहुंचेगा, क्या होगा, एडल्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, वैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है टीनिया सोलियम की, किसमें, टीनिया सोलियम की। समझ में आया। अब एक बात और यहां पर बताई, और ये जो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो डिजीज होती है इसको हम लोग टीनियासिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, टीनियासिस डिजीज कहते हैं, टीनियासिस डिजीज। अब एक बात और है, ये जो आंखोस्फेयर लार्वा है ना, ये आंखोस्फेयर लार्वा ये डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स के अंदर जा सकता है, डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी में जा सकता है। कैसे, यहां पर देखिए डायरेक्ट यहां पर आ सकता है, मतलब एम्ब्रियोनेटेड एग इंजेस्टेड बाय ह्यूमन होस्ट, ठीक है, ये डायरेक्ट इसको खा सकता है, जो कि ये कंडीशन गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि आप कोई कंटामिनेटेड फूड या वाटर को खाते पीते हैं तो आपके अंदर दिक्कत हो जाएगी। जैसे ये बॉडी के अंदर जाएगा, आंखोस्फेयर हैच, ठीक है, पेनिट्रेट इंटेस्टाइन वॉल एंड सर्कुलेट टू मस्कुलर, बिल्कुल वही चीज होगा जो पिग के अंदर होगा, वही चीज होगा। लेकिन यहां पर डेंजरस क्या है, ये सिस्टीसर्कोसिस हो जाता है ह्यूमन में डायरेक्ट, और ये मसल्स में जाकर के यहां पर क्या कर देगा, सिस्टीसर्कस या सिस्टीसिराई में डेवलप इन एन ऑर्गन मोस्ट कॉमनली इन सबक्यूटेनियस टिश्यूज, यानी कि हमारी स्किन के नीचे जो टिश्यूज पाए जा रहे हैं उसमें ब्रेन एंड आई, ब्रेन और आई के अंदर जाकर के वहां डेवलप कर जाते हैं। और ये कंडीशन अगर हमारे बॉडी के अंदर डेवलप कर जाती है तो ये बहुत बहुत डेंजरस कंडीशन होती है बच्चों, इसमें ह्यूमन बीइंग्स की डेथ भी हो सकती है। और ठीक तो ये होता ही नहीं, क्योंकि ऑपरेशन तो आप कर नहीं सकते ना, ब्रेन का दिक्कत होगी। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा कंप्लीट होता है टीनिया सोलियम, ठीक है, टीनिया सोलियम का लाइफ साइकिल हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। इससे पहले हम लोगों ने टीनिया सोलियम के रिप्रोडक्शन के बारे में समझ लिया था। ये रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम, ये दोनों आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो गया। तो आई होप आपको बच्चों ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।